नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल दो गुट एक ही संस्था के ऊपर दावा और हजारों करोड़ की ज़मीन के ऊपर एक ऐसा खेल जिसमें फर्जी दस्तावेज, नकली पावर ऑफ अटॉर्नी और लगातार हो रही ज़मीनों की बिक्री में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि यह सिर्फ एक सिविल सूट या सिविल मैटर या सिविल डिस्प्यूट ही नहीं बल्कि एक संगठित लैंड स्कैम है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे देश में चल रहे ज़मीन घोटालों के ऊपर एक बड़ा मैसेज दिया है। दरअसल आज हम जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर अदालत को ये तय करना था कि क्या हर ज़मीन विवाद को सिर्फ एक सिविल डिस्प्यूट कहकर उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को रोका जा सकता है, या फिर अगर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के यदि उसमें बू आती है और उसके सिम्टम्स दिखते हैं तो क्या पुलिस और एसआईटी को उसकी जांच करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दरअसल ये मामला जुड़ा था कि स्पिरिचुअल जनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था से। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है साल 1963 में बना था और जिसे महर्षि महेश योगी के मार्गदर्शन में समाज और आध्यात्मिक उत्थान के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। संस्था समय के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के पास देश के कई राज्यों में बहुत ही बड़ी मात्रा में ज़मीन और संपत्तियाँ इकट्ठी हो गई। लेकिन असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब संस्था के मैनेजमेंट को लेकर दो अलग अलग गुट खुद को संस्था का असली मैनेजमेंट कहने लगे और फिर आरोप लगे कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर संस्था की जो ज़मीन है उसको बेचा जा रहा है। पहली शिकायत हुई, फिर इसमें सिविल सूट फाइल हुए, फिर एफआईआर हुई और धीरे धीरे मामला यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और फिर दिल्ली तक फैल गया। मैटर जब लोअर कोर्ट में पहुंचा 2011 में आरोप लगा कि संस्था की ज़मीनें बिना अधिकार के बेची जा रही है। इसके बाद कई एफआईआर दर्ज हुई। सिविल कोर्ट ने भी कहा कि ज़मीनों की जो बिक्री है वो टोटली इलीगल थी और संस्था पर बाध्यकारी या ऑब्लिगेटरी नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया, मतलब ज़मीन को लेकर स्थिति जो है वो जस की तस रखी जाए। लेकिन आरोप यह था कि इन सब आदेशों के बावजूद ज़मीनों की बिक्री जो है वो रुक नहीं रही थी और सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड आया कि बार बार एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कथित तौर पर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए जो नई बिक्री है उसका खेल जारी है। अब मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा तो यहाँ जितने भी आरोपी थे उनकी तरफ से कहा गया कि पूरा विवाद असल में सिविल नेचर का है और क्योंकि संस्था के प्रबंधन के ऊपर ही विवाद चल रहा है इसलिए एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। और हाईकोर्ट ने जांच जारी रखने के तो आदेश दिए, लेकिन एक बड़ा अंतरिम आदेश इसमें पास किया और कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस अपनी जांच यानी इन्वेस्टिगेशन तो जारी रख सकती है लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी जब तक मामला हाईकोर्ट में लंबित रहे। यहीं से मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इसी बात को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया तो शिकायतकर्ता की तरफ से कहा गया कि अगर हर ऐसे मामले को सिर्फ एक सिविल डिस्प्यूट बोलकर रोक दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर संपत्ति को बेचता रहेगा और पुलिस कार्रवाई कभी भी पूरी नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ आरोपियों का ये कहना था कि जब संस्था के असली प्रबंधन पर ही विवाद है तो फिर आपराधिक मामला तो बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात कही। कोर्ट ने देखा कि देश के अलग अलग राज्यों में लगातार एफआईआर तो दर्ज हो रही है, कई जगह आरोप जो है थे वो सब सिमिलर नेचर के थे, वही फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और संस्था की ज़मीनों की लगातार बिक्री। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई मामला सिविल नेचर का है यह नहीं माना जा सकता कि कोई भी अपराध यहाँ पर हुआ ही नहीं है। अगर रिकॉर्ड में धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और जालसाजी के लिए आरोप लगे हैं तो फिर जांच को रोका नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि हाईकोर्ट का वह आदेश जिसमें चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया गया था कानून की गलत इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी का काम जांच करना है और बिना मजबूत कारण के इस तरह के कोई आदेश पारित नहीं किए जा सकते जहां पर पूरी जांच प्रक्रिया को ही रोकने की बात कही जा रही हो। अब निहारिका जजमेंट का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक जजमेंट जो है उसका यहाँ पर रेफरेंस लिया गया और उस फैसले में कहा गया था कि हाईकोर्ट को ऐसे ब्लैंकेट ऑर्डर देने से बचना चाहिए जो पुलिस की जो जांच शक्तियां हैं उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि अगर हर एफआईआर में नो कोएर्सिव स्टेप्स और चार्जशीट मत दाखिल करो ऐसे आदेश यदि दिए जाने लगे
तो जांच एजेंसियां लगभग पावरलेस हो जाएगी, उनका असर ही खत्म हो जाएगा। वहीं जो प्रांजल कुलकर्णी केस था, इसका भी एक रेफरेंस दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने उस फैसले को काफ़ी गलत तरीके से लागू किया है, क्योंकि उस डिसीजन में सिर्फ ये बताया गया था कि यदि आर्टिकल 226 के तहत एफआईआर को चुनौती दी जा सकती है और कब बीएनएसएस की धाराओं के तहत अलग रास्ता जो है वो इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन उस फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हर मामले में चार्जशीट को दाखिल करने के ऊपर ही रोक लगा दी जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया और इतने बड़े स्तर पर ज़मीनों की बिक्री और फर्जीवाड़े के जो आरोप को देखते हुए उन्होंने एसआईटी के गठन का आदेश पारित कर दिया। यह एसआईटी यूपी के चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में काम करेगी और इसमें जो आरओसी को भी शामिल किया जाएगा। अब एसआईटी जांच इसमें करेगी कि संस्था की कौन कौन सी ज़मीन जो है वो बेची गई है, किस अधिकार से बेची गई है और क्या उनमें धोखाधड़ी या जालसाजी की गई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर जांच में आपराधिक मंशा सामने आ जाती तो फिर आगे आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से बचने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था उसको टोटली सुप्रीम कोर्ट समझ गया और उसके खिलाफ आदेश यहाँ पर दिया है। अब फैसले का सबसे भावुक हिस्सा तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस संस्था का समाज कल्याण और आध्यात्मिक विकास के लिए जिसको बनाया गया था, उसकी संपत्तियों को यदि आंतरिक लड़ाइयाँ और निजी लाभ के इस्तेमाल के लिए उपयोग किसी भी कीमत पर करने नहीं दिया जा सकता। और कोर्ट ने यहाँ पर साफ संकेत दिया कि संस्था के जितने भी संस्थापक हैं उन्होंने ये कभी नहीं चाहा होगा कि उनकी बनाई संपत्तियां गुटबाजी और लालच का शिकार हो जाए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हाई कोर्ट द्वारा चार्जशीट दाखिल करने पर जो रोक है वो टोटली इलीगल है और इस ऑर्डर को हम सेट असाइड करते हैं। पुलिस अपनी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट भी फाइल करेगी। साथ ही साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी यहाँ पर साफ कहा कि जांच पूरी होने तक कुछ आरोपियों के खिलाफ कोर्सी एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन सभी को जांच में अपना अपना सहयोग करना पड़ेगा। अब जिस केस की हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये श्रीकांत ओझा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के नाम से डिसाइड किया गया है। इसकी जो जजमेंट की डेट है वो 12 मई 2026 है। अब यह फैसला सिर्फ इसका रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्या है कि यह सिर्फ एक संस्था या ज़मीन विवाद तक सीमित नहीं है, और इसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत तय किया है कि अगर किसी संपत्ति विवाद में फर्जीवाड़ा, जालसाजी या फिर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं तो उसे सिर्फ एक सिविल डिस्प्यूट कहकर पुलिस जांच से बचाया नहीं जा सकता। और दूसरी बात, हाईकोर्ट को भी ये अंतरिम आदेश देते समय जांच एजेंसियों की शक्तियों का संतुलन ध्यान में रखना चाहिए। ये हाईकोर्ट के ऊपर भी कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अगर जांच ही रुक जाएगी तो सच कभी सामने आएगा ही नहीं। और अब आप लोगों से एक मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत में बढ़ते लैंड स्कैम्स को रोकने के लिए क्या एसआईटी की जांच अब जरूरी हो गई है, या फिर इससे जो जेन्युइन सिविल डिस्प्यूट्स है उनको भी क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में तब्दील कर दिया जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।